गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, भी जितना टॉपिक अभी तक कवर किया उसमें किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो? सबको सब कुछ समझ में आ गया? हाँ दीदी, सब समझ में आ गया। नो मैम। क्या नहीं समझ में आया? मैम अभी पढ़ रही हूँ, अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो धीरे धीरे सारा। कल एक टॉपिक दिया था पढ़ के आने के लिए, पढ़ के आए हैं वो टॉपिक? हाँ जी, पढ़ के आए हैं टॉपिक? अंकित, यस मैम। पढ़ के आए हो टॉपिक? कल एक टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए। हो मैम, अभी नहीं। सवाल मैम। हाँ दिनकर, पढ़ा है? यस मैम, थोड़ा पढ़ा था। थोड़ा हमें सा? ऑटा वाला हाँ, आयोटा वाला। थोड़ा सा ही पढ़ा था। अच्छा, हर्ष चौधरी आपने पढ़ा है?
या तो मेरी आवाज नहीं पहुंचती या हम पढ़ के नहीं आते। यस मैम। हैं? आपने टॉपिक ma'am. पढ़ा है कि मैंने कल दिया था टॉपिक पढ़ने को? मैम थोड़ा ही पढ़ा है मैम, ज्यादा समझ में थोड़ा नहीं ही आया। पढ़ा है। अनिकेत यस मैम। पढ़ के आयो टॉपिक? यस मैम, दो स्लाइड पढ़ी मैंने। स्लाइड थी वो पढ़ी थी। क्या टॉपिक दिया था कल पढ़ के आने के लिए? आयोटा। एक ओवरव्यू दोगे क्या होता है आयोटा? इट इज द बेसिकली इट इज द बिगेस्ट आर्टरी। ये मैम बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है और ये लेफ्ट की तरफ जाती है मैम, एंड हार्ट के बैक साइड से होके जाती है टू द लेफ्ट ऑफ द thoracic vertebrae। और मैम और जब हमारी 12th thoracic vertebrae होती है, इट passes behind the diaphragm, ऐसा कुछ था मैम। Exactly पढ़ा नहीं है ना? इतना अच्छे से नहीं मैम, चल एक ओवरव्यू दिया था। कितने टाइप्स की आयोटा होती हैं? मैम एक असेंडिंग एरोटा होती है और एक डिसेंडिंग एरोटा होती है और एक abdominal aorta। एक एब्डोमिनल होती है और असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है, एक आर्क होती है और एक मैम abdominal aorta होती है। एक एब्डोमिनल होती है। अच्छा, और कोई नहीं होती? बेसिक एरोटा। अर्चित ओवरव्यू दोगे एक, जो चीज मिस हुई है बीच में? मैम इतना सही पढ़ा था मैंने, मेरी ज्यादा नहीं पढ़ा था कल। कब से नोट शेयर कर रखे हैं? हम नोट्स खोल के भी नहीं देखते है ना। मैम टेस्ट नहीं ले रही है तो अब हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम खोली थी बट मतलब ज्यादा नहीं ढंग से पढ़ा था, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था। मैम एब्डोमिनल एरोटा ना? हाँ जी हाँ जी। चलिए, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो कल आपका जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे दैट वाज द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं। आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स और वेन्स हैं, जिसमें से जो अयोटा है दैट इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो आपकी क्या करती हैं, जो भी ब्लड होता है उसको आपके हार्ट से दूर लेकर जाती है। A for artery, A for away. So aorta is the biggest artery that is present in your body. ठीक है, और उसमें क्या है, वो कहां से ओरिजिनेट होती है? जहां से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का अपर पार्ट होता है। इफ यू रिमेंबर कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाता है? आयोटा में। आयोटा में लेकर जाता है। ठीक है, तो इट मींस आयोटा की स्टार्टिंग कहां से होगी? जहां आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का अपर पार्ट है। तो स्टार्टेड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वहां से वो आगे की तरफ को एक आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। आई विल शो यू द इमेज कि वो किस तरह से दिखता है। ये देखिए, आप लोगों के पास भी मैंने शेयर कर रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। यहां से देखिए आपका आयोटिक रूट स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये रूट जो होती है ये समवट यहाँ पर आपके जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ये अपर पार्ट होता है वहां से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज असेंडिंग आयोटा। वहां से फिर आगे ये जो है एक टर्न लेती है जिसमें एक आर्क बनती है। आर्क है कुछ इस तरह से, दिस इज नोन एज आर्क। तो इस चीज को आप आर्क ऑफ आयोटा भी बोलते हैं और आयोटिक आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से जब ये इसकी मूवमेंट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है, यानी इट इज मूविंग डाउन, इट इज नोन एज डिसेंडिंग आयोटा।
ठीक है। डिसेंडिंग अयोटा इज ऑल्सो नोन एज थोरेसिक अयोटा, ठीक है। उसके बाद ये थोरेसिक अयोटा जो है आपके आगे फर्दर डिवाइड होती है, ये कह दीजिए उसकी ब्रांचिंग होती है इन एब्डोमिनल अयोटा, देन इट इज एंड अप इन द इलियक आर्टरीज। तो इस तरह से आपका जो अयोटा का पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, ठीक है। इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो असेंडिंग ऑर्डर है, वहां से एक आर्क बन गई, इट इज नोन एज अयोटिक आर्क। देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अयोटा के थ्रू आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। वहां से ये आपके थोरेसिक अयोटा में गया, फिर ब्रांचिंग हुई, एब्डोमिनल अयोटा में गया, फाइनली इट गेट ब्रांच्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इलियक आर्टरीज, ठीक है। सो इसकी लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द हार्ट, ठीक है, हार्ट के पीछे है, ठीक है, एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द लोकेशन एज पर द थोरेसिक वर्टिब्रा, अगर आप थोरेसिक वर्टिब्रा के हिसाब से इसकी लोकेशन देखते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो आपकी जो थोरेसिक वर्टिब्रेज हैं उसमें जो 12th जो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा उसकी बिल्कुल लेवल में है, एंड इट passes behind the diaphragm. What is diaphragm? What is diaphragm? डायफ्राम वही होता है जो जब हम सांस लेते हैं तो एक्सपैंड करता है, रिलैक्स होता है जब हम सांस छोड़ते हैं। हाँ, it is a kind of dome-shaped muscle that are present in your respiratory system, जिसकी वजह से आप एक्सहेलेशन या इनहेलेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी रिलैक्सेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है due to which you can have the breathing process or the respiration process, that is because of your diaphragm, ठीक है। तो ये जो आपकी अयोटा है ये आपके कहां से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रही है, आपके हार्ट के बैक साइड में है, बिहाइंड योर हार्ट, ठीक है, एंड सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रे, जहां से ये आपके डायफ्राम से पास होकर जा रही है, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी नीचे की तरफ को जा रही है। जैसे ही आपका थोरेसिक एरिया खत्म होता है वहां से ये एब्डोमेन एरिया में एंटर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इट कम्स इन द लेवल ऑफ 4th लंबार वर्टिब्रे, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में 4th वर्टिब्रे है उसके कांटेक्ट में आता है। अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो ये जो आपके एब्डोमेन के साइड पर इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है, ये बिल्कुल उसी ब्रांचिंग के बराबर है जो आपकी 4th वर्टिब्रे आपके वर्टिब्रल कॉलम में है। लाइक इफ इट इज इन द, मान लीजिए ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में या जो आपकी अयोटा है वो यहाँ पर पहुंच गई है। इफ वी आर कंसिडरिंग इट विद द लंबार रीजन, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में देखें तो स्पाइनल कॉर्ड में फॉर एग्जांपल दिस इज द 4th वर्टिब्रे, तो ये जो लोकेशन है आपकी 4th वर्टिब्रे की और जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी की लोकेशन है बिल्कुल एक ही लोकेशन है, यानी फ्रंट में आपको एब्डोमिनल कैविटी में अयोटा दिखेगी तो बैक साइड में वो लोकेशन किसके साथ मैच कर रही होगी, 4th लंबार वर्टिब्रे के साथ, ठीक है। इस तरह से वो सारी मूवमेंट क्रॉस करी है उन्होंने, बिकॉज ये एक जगह नहीं होती अयोटा, ठीक है, ये एक जगह से ओरिजिनेट होके आपकी पूरी बॉडी में जारी होती है। तो जहां ये जिस लोकेशन पे पहुंचती है उस लोकेशन को पर्टिकुलर अवेलेबल लोकेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। जब ये थोरेसिक रीजन में पहुंची तो ये 12th वर्टिब्रे के कांटेक्ट में थी, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, जब इसकी फर्दर ब्रांचिंग हुई, ये आपके एब्डोमेन में पहुंची, आपके बेली रीजन में पहुंची, तब आपने इसको कंपेयर करा लंबार वर्टिब्रे के साथ, यानी जिस टाइम पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड का 4th रीजन जो था, 4th लंबार वर्टिब्रे, उसके साथ जो है इसकी लोकेशन बिल्कुल मैच हो रही थी। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये ब्रांचिंग है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे इसके पूरी टेबल भी शो करूंगी, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ से असेंडिंग अयोटा स्टार्ट होती है, ठीक है, ये असेंडिंग अयोटा जो होती है इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये आगे जो फर्दर ब्रांचिंग में डिवाइड होती है, 2 ब्रांचिंग में डिवाइड होती है ये। यहां से आपकी एक निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी,
एक साइड पे होती है आपकी लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी। इफ यू रिमेम्बर कि कॉरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड किसको प्रोवाइड करती है, यहाँ से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और वो सप्लाई कहाँ से होती है, जहां पर आपका आयोटिक वॉल प्रेजेंट होता है। और आयोटिक वॉल कहाँ से प्रेजेंट होगा, जहां से आयोटा स्टार्ट होगी। सो नियर द असेंडिंग आयोटा देयर इज द जनरेशन ऑफ टू आर्टरीज, दैट इज राइट कॉरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, जो अल्टीमेटली आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां से जहां आपका ये असेंडिंग आयोटा है, यहां से आपकी दो ब्रांचेस डिवाइड होती है। ठीक है, फिर आता है आपका आर्क ऑफ आयोटा। जैसे ही आपका ये असेंडिंग आयोटा फर्दर कंटिन्यू होता है, ठीक है, यहां से आपका आयोटा में असेंडिंग पार्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये जो कंटिन्यू हो रहा है, यहां से जो पार्ट आपका है दैट इज नोन एज आर्क ऑफ आयोटा, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर्क, and this location is somewhat behind the manubrium of the sternum. Now what do you mean by sternum? What do you mean by manubrium? Sternum is a breastbone. And what is manubrium? ये क्या चीज है? स्टर्नम के एक पार्ट है मैम। Sternum का एक पार्ट है। How many types of parts are there in sternum? कितने पार्ट्स में आपका sternum डिवाइड होता है? 3 मैम। 3 parts. Name them. मैम एक तो मेनोब्रियम होगा, एक बॉडी होगी, प्रोसेस आई थिंक Xiphoid process. Xiphoid. yes from bird near that. The topmost portion, ये जो आपको sternum कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है, this topmost portion is known as manubrium. This is known as body. And जो लास्ट में ये आपका पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं Xiphoid process. ठीक है, सो जो आपकी आर्क ऑफ आयोटा है, इट बिगिंस बिहाइंड द मेनुब्रियम। मेनुब्रियम के बैक साइड से आपकी आर्क ऑफ आयोटा स्टार्ट होती है, जो फर्दर आगे कंटिन्यू होती है इन द डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, डिसेंडिंग आयोटा फर्दर आपकी डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड होती है। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द इमेज, जहां पर आपको पूरा टेबल जो है इसमें समझ में आएगा कि कौन सी आर्टरी कहां से स्टार्ट हो रही है। आप अपनी बुक में कुछ पार्ट जरूर रेफर किया करो, कुछ टेबल जो है उसमें बहुत अच्छे दिए होते हैं। ठीक है, अदर देन दिस पीपीटी और पीडीएफ जो भी है, आप बुक को रेफर किया करो। आपको विजिबल है? यस मैम। So this is the summary of the main blood vessels that are present in your body. ठीक है, सबसे मेन और सबसे बड़ी वेसल जो है वो तो आपको पता ही है, आयोटा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आपके हार्ट से जो ब्लड है आयोटा के पास गया, आयोटा आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, एक साइड में हो गया उसमें कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। व्हाट डू यू मीन बाय कैरोटिड आर्टरी? What is carotid artery? क्या बात होगी, बैच ये बहुत ज्यादा वीक हो गया पढ़ने में। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी होती है जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो आपकी आयोटा जो है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सबसे पहले उसमें आएगा आपके कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी, यानी जो आपकी आर्टरी आपके लेफ्ट आर्म में, आर्म कहां से स्टार्ट होती है, कहां खत्म होती है? आपकी जो ये पूरी आपका अपर लिम्ब है, क्या ये पूरे का पूरा आर्म ही है? नो मैम। कहां से स्टार्ट होता है? Shoulder to elbow. शोल्डर के पास से स्टार्ट होती है मैम, और फोरआर्म से पहले खत्म होती है। हाँ, आपकी जो शोल्डर है वहां से आपका आर्म स्टार्ट होता है और आपके एल्बो तक जाता है। उसके बाद वाले रीजन को हम फोर आर्म कहते हैं, जो रिस्ट तक जाता है। ठीक है, तो जो आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है ये कहाँ प्रेजेंट है? आपकी लेफ्ट आर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये एक पार्ट होगा जिसमें आपका आयोटा डिवाइड होता है। फिर आपका आयोटा का एक पार्ट डिवाइड होता है
ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में वो आर्टरीज आती हैं जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, यानी जो आपके राइट सबक्लेवियन एरिया में यानी राइट आर्म में प्रेजेंट है, एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यानी वो साइड आपके नेक और हेड की वो साइड जहां पर आपकी राइट कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, ये कहां पर होती है ब्रेकियो? ब्रेकिया एक मसल होती है जो अपर आर्म में होती है मैम, ट्राइसेप्स के ऊपर वाली मसल पे लोकेट होती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारी बॉडी के विद रिस्पेक्ट, अदर देन दिस ट्रांसपोर्टेशन? आप इसको और कहां पर कंसिडर करते हो? मे बी फैक्टर मसल की तरह काम करती हो ये। वी हैव डन अ प्रैक्टिकल ऑफ ब्लड प्रेशर, उसके साथ कुछ लिंक है इसका। आपको याद होगा जो बीपी अपरेटस है वो आप अपने आर्म का जो रीजन होता है यानी एल्बो से 2 सेंटीमीटर अबव एक रीजन पे आप काफ बांधते हैं, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल किया था ना हमने, थ्योरेटिकली तो डिस्कस किया था ना हमने, प्रैक्टिकल आपका जो भी पार्ट था उसका। कभी तो ब्लड प्रेशर चेक करवाया होगा हम लोगों ने। यस मैम। ऐसा तो नहीं करते आपके शोल्डर पे वो जो भी आपका रबड़ काफ है या जो वो क्लोथ है वो एज सच रैप कर देते हैं? नो मैम। एक लोकेशन होती है ना प्रॉपर, यस मैम। वहां आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी की हेल्प से आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं क्योंकि वो जो होती है आपके हार्ट के सबसे क्लोज होती है। ठीक है, अगर आपका जो काफ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर अटैच किया गया या प्रॉपरली टाई नहीं किया गया उसको, तो जो रीडिंग्स होती हैं आपकी ब्लड प्रेशर की वो वेरी कर जाती है। इसलिए वो जो काफ है उसको प्रॉपरली ब्रेकियल आर्टरी के पास जो है उसके ऊपर जो है टाई किया जाता है, उसके बाद ही आप उसमें प्रेशर जनरेट करते हो और फिर अपनी रीडिंग्स कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये आपके आर्म्स में प्रेजेंट होने वाली आर्टरी है जिस पर आप जो है आगे ब्लड प्रेशर भी चेक करते हो। ठीक है, सो थर्ड एंड द लास्ट पार्ट जिसमें आपका अयोटा डिवाइड होता है डायरेक्टली, दैट इज योर थोरेसिक प्रेजेंट है, एसोफेगस में आपकी आर्टरीज प्रेजेंट है, या फिर इंटरकोस्टल आपकी आर्टरीज यानी आपके रिब्स में टिश्यूज में जो भी थोरेक्स में आपके टिश्यूज प्रेजेंट है या रिब्स प्रेजेंट है वहां पर आपकी ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। फिर उसके बाद आपका थोरेसिक अयोटा फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है, फर्दर वो एब्डोमिनल अयोटा में डिवाइड होता है। अब आपके एब्डोमेन में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपके पास स्टमक है, लीवर है, स्प्लीन है। ठीक है, या फिर आप डायफ्राम कह सकते हैं, दैट इज समवट एट द जंक्शन ऑफ योर थोरेसिक एंड एब्डोमेन एरिया। आपको डायफ्राम की लोकेशन तो पता ही होगी। ठीक है, जहां आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक खत्म होने वाला होता है, जहां आपका एब्डोमेन रीजन स्टार्ट होने वाला होता है, वहां कहीं जाकर उस जंक्शन पे होता है। दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइजिंग डायफ्राम इन द एब्डोमिनल एरिया। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है, फेरेनिक आर्टरीज है, ये डायफ्राम में ब्लड सप्लाई करती हैं। कोलियक आर्टरीज हैं, ये आपके स्टमक, लीवर, स्प्लीन में जो है जितना भी ब्लड सप्लाई है वो इनके थ्रू होता है। देन it is supplying the blood to the intestine with the help of mesenteric arteries. ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने एब्डोमेन रीजन में आपका कुछ पेल्विस रीजन जो है उसको भी कंसिडर करा है, जिसमें इन्होंने किडनीज को कवर किया है। ठीक है, तो रीनल का मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो रीनल आर्टरीज वो आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई करती हैं आपके किडनीज में। ठीक है, देन टेस्टिकुलर और ओवेरियन रीजन, ठीक है, वहां पर ब्लड सप्लाई है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर देयर इज इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। ठीक है, सो सुपीरियर जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई करती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। फिर आपकी एब्डोमिनल जो अयोटा है लास्टली डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, जिसमें आपके पेल्विक ऑर्गन्स प्लस आपकी राइट और लेग जो है वो इन्वॉल्व होती है। राइट और लेफ्ट लेग जो है उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है दैट इज ड्यू टू इलियक आर्टरीज। ठीक है, तो राइट इलियक आर्टरीज आपके राइट साइड जो है, चाहे वो पेल्विक ऑर्गन्स हैं चाहे वो आपके लेग है, वहां पर ब्लड सप्लाई करेंगे, और जो लेफ्ट
आपकी इलियक आर्टरी है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स प्लस योर लेग, वहां पर ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपकी जो अयोटा है स्टार्ट वो कहां से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो पार्ट है अपर पार्ट वहां से स्टार्ट होगी, वहां से ओरिजिनेट होते हुए ये पार्ट आपके थोरेसिक रीजन में एंटर होगा, ठीक है, उसके बाद एब्डोमेन में, उसके बाद जो आपका पेल्विक रीजन है प्लस आपकी जो लोअर लिम्स है वहां पर जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सीक्वेंस है जिसमें आपकी आर्टरीज के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर बनाना जब ब्लड वेसल्स एक्सप्लेन करने को आएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा जो आपका मैटर है इसी में कवर हो जाएगा। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, यहाँ पर बहुत जगह लिख रखा है, ये वर्ड लिखा है पी या यू लिखा हुआ है, ठीक है। पी का मतलब है पेयर्ड, यानी जो पेयर में है, दो आपके आर्टरीज है, जहां यू लिखा है दैट इज सिंगल, ठीक है। तो वो अनपेयर्ड है, एज अ सिंगल आर्टरी ही अवेलेबल है। जहां पर दो आर्टरीज होंगी वहां पर लिखा होगा पी, दैट इज कॉरोनरी आर्टरी, मान लीजिए दो है हमारे पास लेफ्ट और राइट, तो वो है पेयर में, ठीक है। लेकिन जो आर्टरीज मान लीजिए रीनल आर्टरीज हैं वो भी पेयर में आपके पास है ना, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास सिंगल सिंगल आर्टरीज है तो उसको हम अनपेयर्ड कहेंगे। ये पूरे टेबल में किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर हुआ? वहां से बताना, पी और यू वाला बता रहे थे, वो नेट इशू हो गया था। ये पी का मतलब होता है पेयरिंग में, यानी जो दो के पेयर में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और यू का मतलब होता है सिंगल, जो अकेली एक आर्टरीज में जो है एग्जिस्ट करती है जिसमें कोई पेयर नहीं होता। अगर आप डायफ्राम में देखते हैं तो वहां पर दो आपकी फेरेनिक आर्टरीज होती हैं, दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन्ड पी हियर। लेकिन अगर आप ऑर्गन स्पेसिफिक देखते हैं जैसे स्टमक में या लिवर में, यहाँ पर सिंगल आर्टरीज होती है, यहाँ कोई ऐसा डबल का पेयर नहीं होता, ठीक है। सिंगल आर्टरीज जो है इन ऑर्गन्स में, दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन्ड पी और यू। Clear with this part? यस मैम। यस मैम। Next we have वेना कवा, ठीक है। अब आपने आर्टरीज का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, आपने वेन्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम वॉल्स का वेन्स पे डिफरेंस वॉल्स है होते हैं। बस, इसमें वॉल्स है मैम। इसमें वॉल्स होती है बस। वेन्स में वॉल्स होते हैं, वी फॉर वेन्स, वी फॉर वॉल्स, ठीक है। और डिफरेंस? थिकनेस में भी मैम फर्क है। नहीं, थिकनेस में कहां फर्क है? फंक्शन में कोई फर्क है दोनों का? यस मैम, वो जैसे वो अवे लेके जाती है आर्टरीज जो है, अवे फ्रॉम ले जाते हैं ब्लड को बॉडी के, हाँ, और तो जो भी ब्लड है उसको हार्ट से दूर ले जाने का काम कौन करते हैं? आर्टरीज। आर्टरीज। मैम पर हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती है Artery. उसकी वॉल्स थिक होती है बिकॉज उसके अंदर काफी स्पीड से ब्लड जाता है, तो होता नहीं है मतलब। ये जो आपकी थिकनेस की बात होती है ना, ये ज्यादातर थिकनेस होती है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल होता है वो थिक होता है। ओके मैम। और जो वेन्स होती है उसका क्या काम होता है? मैम ब्लड को इन ले जाना, अंदर से लेना, हार्ट के पास लेके वापिस लेकर आओ। हाँ जी मैम। एक हमारे पास ऐसा एक्सेप्शन केस है जिसमें उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। वेरी गुड। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ये प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पर पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो आपका क्या करते हैं, ब्लड जो है उसको हार्ट के पास लेकर जाते हैं, ठीक है। और जो आपका, यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि उसमें आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन अगर आप बाकी आर्टरीज में देखेंगे उनमें सब में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपका जो ये ब्लड है जो आपको वेन्स दिखाई दे रही हैं ये तो ब्लू कलर की हैं, तो जब आप सैंपल विड्रॉ करते हैं तब तो आपको रेड कलर का सैंपल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? मैम ये डिफरेंशिएट करने को है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में, ब्लड तो सेम ही रहेगा। ब्लड सेम रहता है, कोई कलर में वेरिएशन कुछ नहीं आती। नो मैम। मैम थोड़ा सा जो वेन्स वाला होता है वो थोड़ा सा जो है लाइट होता है, मतलब ज्यादा डार्क रेड नहीं होता है वो ज्यादा डार्क होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है।
एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस वजह से आपको जो स्किन पे कलर दिखाई देता है वो थोड़ा डार्क दिखता है, होता वो रेड ही कलर है, सिर्फ हमें अपीयर वो ब्लू कलर का होता है। जो रिस्ट पे होता है वो क्या होता है, आर्टरी होती है कि वेन्स होती है? वेन्स होती हैं, आर्टरीज तो बहुत मैम जब हम फिंगर प्रिक करते हैं मैम, जब तब कौन सा निकलता है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? अरे वेन्स और आर्टरीज तो सब जगह ही चल रही हैं। आप अगर अपने वेन से भी ब्लड निकालोगे तो आप ये थोड़ी ना कहोगे भाई ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिर्फ वो फंक्शन वही है। ना, तो मैम आपने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड में डार्क रेड होता है, तो हमारे को पता डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम उसको बाय आईज? इसमें ऐसा नहीं होता बेटा। देखिए, जब आपको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करना होता है तब आप आर्टीरियल ब्लड को कलेक्ट करते हैं, जो आर्टरीज में होता है, ठीक है, वो बहुत डीप होता है, उसके लिए आपको बहुत डीप प्रिक करना पड़ता है। जो आप सुपरफिशियली चेक करते हैं वो आपका वेन्स का ब्लड होता है, उसमें आपको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलता, कितना जो गैसेस का कितना अमाउंट आपके ब्लड में प्रेजेंट है या आपके लंग्स कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, वो आपको वेन्स वाले ब्लड से नहीं पता चलता। लेकिन जो आप दूसरे ब्लड टेस्ट करते हैं नॉर्मली, एचबी चेक करने का या कोई दूसरा ब्लड का टेस्ट करते हो, वो आपके वेन्स वाले ब्लड से पॉसिबल है, वहां डिफरेंशिएट होता है इसमें। लेकिन इससे ये नहीं होता कि कलर अलग है तो ये ऑक्सीजनेटेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। वो चीज आपको तभी पता चलती है जब आप आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करते हो। ये प्रोफाइल जो है ये एक दूसरे टेस्ट में होता है, जिसमें से आपको ब्लड सिर्फ और सिर्फ आर्टरी से कलेक्ट करना है, आपकी वेन्स नहीं बता सकती वो चीज। मैम तो हम लोग जो पढ़े थे कि जिसमें ऑक्सीजन कम होते है उसका थोड़ा सा मतलब कलर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं वो लाइट कलर होते हैं ब्लड के। तो मैम तो वो तो मैंने वही तो बताया आपको, आपको जो कलर यहाँ दिखाई दे रहा है अपनी स्किन के ऊपर, जो आपको ब्लूइश कलर दिख रहा है, ये डार्क है तभी दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम है। आपको ब्लू कलर सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो अंदर से ब्लू नहीं है। ऐसा नहीं कि आधी जगह आपका ब्लू का कलर का ब्लड दौड़ रहा है, आधी जगह आपका रेड कलर का ब्लड दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ऐसा है कि ये इंडिकेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम पर जो स्किन होती है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है, जो जनरली देखा जाता है। इसलिए आपकी बुक्स में जहां भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करा जाता है वो ब्लू कलर में दिखाते हैं। वो ये शो करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, और जहां पर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा वो उसको रेड कलर में शो करते हैं। बाकी कुछ नहीं है। आप चाहे आर्टरी से ब्लड निकालो तब भी रेड कलर का निकलेगा, वेन से निकालो तब भी रेड कलर का ही आएगा। लेकिन हाँ, उनके जो प्रोफाइल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज का ब्लड लिया जाता है, जो बहुत डीप होती हैं आपके स्किन में, आपको दिखाई नहीं देती हैं सुपरफिशियली। ठीक है, हमें बहुत डीप प्रिक करना पड़ता है। यस मैम। मैम ये जो कुछ देखते हैं कुछ आदमी को कि हाँ उनके हाथ अगर देखते तो लगते रहते हैं ऊपर ऊपर ही, मतलब वेन उनके चल रहे हैं, मतलब उनके ज्यादा ब्लू भी दिखते रहते हैं। तो ऐसा कहने का मतलब हुआ कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कमी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपकी भाई वो डार्क रेड होता है, वो ब्लू अपीयर करता है। पे भी तो वेरी करता है ना। जो ओबीज होते हैं उनकी आपने नॉर्मली देखा भी होगा, ओबीज जो मोटे लोग होते हैं उनकी जो वेन्स होती हैं वो आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन जो लीन बॉडी होती है उनके जो ये वेन्स होती है सुपरफिशियली बहुत अच्छे से विजिबल होती है। तो ये बॉडी के फैट पे भी डिपेंड करता है। जो ओल्ड एज पर्सन होंगे उनकी भी आपको बहुत अच्छे से वेन्स दिखाई देंगी, लेकिन उनके प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी स्किन बहुत फ्लैशी हो जाती है। फ्लैशी इन द सेंस कि जब आप सैंपल लेने की कोशिश करोगे तो वो स्किन जो होती है ना वो आपकी बहुत जल्दी जो है ये कह दूं कि स्लिप हो जाता है उस पर से, अगर निकल जाती है। हाँ, जो नीडल है वो स्लिप कर जाती है, फ्लैशी स्किन हो जाती है उनकी, एज कंपेयर टू जो मिडिल एज और यंग पर्सन के अगर आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो ओल्ड एज में सैंपल कलेक्शन में यही प्रॉब्लम आती है, फ्लैशी सी स्किन हो जाती है उनकी और नीडल जो होती है वो स्लिप कर जाती है। तो जो चीज दिखाई दे रही है कि मतलब आपके वेन्स अच्छे से दिख रही है तो ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अ चार्ट फॉर द सुपीरियर वेना कावा।
ठीक है, आपको पता है कि जो वेना कावा है इट्स अ काइंड ऑफ वेन, है ना, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। अब जो सुपीरियर वेना कावा है वो बॉडी के सुपीरियर पार्ट में से ब्लड कलेक्ट करती है, यानी आपके टॉप मोस्ट पार्ट में, आपके हेड से, आपके आर्म से, ठीक है, जो भी आपके अपर लिम्स है, और वो लेकर कहाँ जाते हैं, वो हार्ट के पास, ठीक है। और जो आपका इंफीरियर वेना कावा है वो क्या करता है, आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके एलिमेंट्री कैनाल से वहां से ब्लड कलेक्ट कर रहा है, जिसमें से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट आर्टरीज हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपके आर्टरीज या वेन्स हैं, जब अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं तो वहां पर स्प्लीनिक वेन है, ठीक है, मिसेंट्रिक वेन्स हैं, गैस्ट्रिक वेन्स है, ये सारी की सारी वेन्स से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ मर्ज होता है, जाके इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। फिर साइमल्टेनियसली आपकी जो लिम्स है, लोअर लिम्स हैं, वहां से, ठीक है, यहाँ से आपका पैल्विक रीजन हो गया राइट साइड का, और राइट साइड के आपके लिम्स हो गए, लेफ्ट साइड का पैल्विक रीजन और लिम्स दोनों मिलाकर जो भी आपका ब्लड बनेगा, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा मर्ज हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा में, वहां से वो डायरेक्टली आपके हार्ट के पास जाएगा, ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स के पास जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन जो आपका हार्ट होता है उसका भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कैसे जाता है? कोरोनरी साइनस से। कोरोनरी साइनस से। तो हमारे पास तीन ऐसी आपकी रीजन्स होते हैं, तीन ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, जो कि आपका सारा ब्लड कहाँ एम्प्टी करती हैं? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। उसके बाद कहाँ जाएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल। देन टू द पल्मोनरी आर्टरी। फिर उसके बाद फिर वो जाएगा लंग्स में जाएगा। डिवाइड नहीं होती है ये? डिवाइड हो जाएगी राइट और लेफ्ट में। राइट और लेफ्ट में डिवाइड होएगी मैम। देन तब राइट और लेफ्ट वेन से वापस आएंगी लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो डिवाइड हो जाएंगी मैम आयोटा से आयोटिक आर्क के थ्रू, और डिसेंडिंग असेंडिंग और पर्टिकुलरली डिवाइड होके थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर वॉल्स कहाँ गए? जो वॉल्स होंगे वो वेंस होता है ताकि फ्लो बैक ना हो। राइट साइड में ट्राइकस्पिड होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड होता है। अच्छा, वहां ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, बाइकस्पिड को कुछ और भी बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ होते हैं? वो होते हैं राइट बिटवीन द टू वॉल्व, आर्टरी के बीच में। अच्छा, एक पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल जो होता है ना। आयोटिक वॉल्व को नहीं कहते सेमिल्यूनर वॉल्व? यस मैम कहते हैं। यस मैम उसको। तो आयोटिक और जो पल्मोनरी वॉल्व हैं उनको हम सेमिल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं, ठीक है। तो जब आपने ये प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है तो बिना वॉल्व्स के वो प्रोसेस आधी अधूरी है, ठीक है। तो वॉल्व्स को एक्सप्लेन करना है, ये प्रोसेस आपको तब एक्सप्लेन करना जब आपको आएगा ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करो या हार्ट की फिजियोलॉजी बताओ। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कंडक्शन ऑफ हार्ट को एक्सप्लेन करो, देन यू विल एक्सप्लेन कि जो आपका एसए नोड है वहां से सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। सिग्नल जनरेट होने की वजह से वो आपका जो भी इंपल्स है वो राइट एट्रियम में पहुंचता है, जिससे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल कहाँ जाता है? एवी नोड के पास जाता है। व्हाट इज दिस एवी? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, लेकिन यहां तक पहुंचते हुए आपका सिग्नल वीक हो जाता है, ठीक है। जो भी इंपल्स है वो वीक हो जाती है, फिर दोबारा से इंपल्स जनरेट होती है एवी नोड से, और वो कहाँ जाता है? बंडल ऑफ फेस में, जो एवी बंडल होता है, बंडल ऑफ फेस में। देन तब सिग्नल ट्रांसमिट होता है स्मॉल फाइबर, जिसको परकंजी फाइबर्स बोलते हैं। परकंजे फाइबर्स में जाएगा, जिसको हम परकंजे फाइबर्स बोलते हैं, स्मॉल जो आपकी ब्रांचेस होती हैं, एंड दे आर ट्रांसपोर्टिंग द सिग्नल अक्रॉस द वेंट्रिकल, जिसके बाद आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर ऑलवेज आपके जो चैम्बर्स हैं, चाहे वो अपर टू चैम्बर्स हैं या बिलो के दोनों चैम्बर्स हैं, वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं,
पूरी साइकिल कितने सेकंड में होती है ये? 0.8 seconds. 0.8 seconds में। और कौन सा रीजन कितना टाइम कंज्यूम करता है? 0.4 0.4 diastole 0.4 and 0.7 systole and 0.1 rest होती है। 0.1 पे रेस्ट हो जाती है? नो मैम 0.4 पे रेस्ट होती है। 0.1 सेकंड के लिए मैम वो रेस्ट करता है। अच्छा, 0.1 सेकंड के लिए रेस्ट होता है। नो जब मैम एवी नोड से निकलता है तो मैम 0.1 सेकंड से डिले हो जाता है। 0.1 सेकंड में आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको आप सिस्टोल बोलते हो। आर्टीरियस सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, जिसके बाद आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। फाइनली आपके जो आर्ट्रियम है और जो वेंट्रिकल्स हैं वो दोनों रिलैक्स होते हैं। जो आपकी लास्ट वाली होती है, जिसको आप डायस्टॉल वाली सिचुएशन कहते हैं, वो 0.4 सेकंड का होता है। तो टोटल मिलाकर आपका ये 0.8 सेकंड का होता है पूरी कंप्लीट कार्डियक साइकिल। ठीक है? यस मैम। Yes मैम। सो नेक्स्ट वी हैव द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं हार्ट के? हार्ट मायोकार्डियल फेलियर इन्फेक्शन, हाँ जी, मैम वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो नोड्स मैम वीक हो जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल नोड्स लगाते हैं, वो भी एक डिसऑर्डर होता है। हम क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल एवी नोड्स एंड एसए नोड आर्टिफिशियल लगाते हैं ना, वो जो सिग्नल्स जिसको होते हैं वो पेसमेकर वीक हो कहते जाते हैं, हैं। कह रहे हो? यस मैम, पेसमेकर। पेसमेकर डालते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो एक आपके नोड्स का डिफेक्ट जिसको आप कह सकते हो। एसए नोड अच्छे से काम नहीं कर रहे तो हमने बाहर से पेसमेकर लगा दिया। अच्छा, और फिर ब्लॉकेज हो जाता है मैम, स्टंट वगैरह लगाना पड़ता है। ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, और हम हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं उसे। हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, और स्ट्रोक्स, हार्ट स्ट्रोक। स्ट्रोक इज अ डिफरेंट थिंग। उसको कंसिडर आप कार्डियोवास्कुलर में करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट पूरा ब्रेन पे आता है, जिसमें आप कहते हैं ना दिमाग की नसें फट गई हैं या वहां क्लॉट जम गया है, उसको सीवीए कहा जाता है या स्ट्रोक कहते हैं। उसका ओरिजिन कार्डियोवास्कुलर होता है, बट उसमें आप कंसिडर ये नहीं कहते कि वो हार्ट का डिसऑर्डर है। और हम हाई बीपी को भी कह सकते हैं हम। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन। और कोई डिजीज जो आपको पता हो? हम ब्लॉकेज भी हो जाती है या मैम कोई किसी ब्लॉकेज की वजह से हम वो कराते हैं, बाईपास सर्जरी भी करानी पड़ती है मैम। मैम हार्ट मसल्स वो हो गया। हाँ, हार्ट मसल्स जब फंक्शन करने मतलब प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं करती जब। ठीक है, और कोई छूट गया हो कुछ जो आपको पता हो या आपने सुना हो? कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज। और हम जब जो आर्टरीज होती हैं हम वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं, जो हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज हैं। दैट इज सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज सेम। ओके। और एनी अदर कोई छूट गया हो? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज द मोस्ट कॉमन इज द हाइपरटेंशन, जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आपके ब्लड की तरफ से, उसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब यही प्रेशर का रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाता है या एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है, उसको आप हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, and this kind of condition is a disease and moreover it's a kind of condition जिसकी further complication से बहुत सारी cardiovascular disease हो सकती हैं। What is the normal blood pressure? 120/80। 120/80, बस इतना खत्म हो जाता है इतने पे? mmFHg।
mm of hg along with the units। इसका पूरा मतलब है आप 120/80 लिखेंगे, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो 120/80 mm of hg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर इस रेंज से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आप जो है हाइपरटेंशन की स्टेजेस में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाँ मैम मतलब अब तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 130/90 हो गए हैं। वो 130/90 बिटवीन कुछ आपकी जो जीएनसी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हुआ था, बट वापस से 120/80 हो गया। उसके लिए रीजन था, ऐसा अज्यूम किया जा रहा था कि स्ट्रेस लेवल हमारी लाइफस्टाइल में बहुत इंक्रीज हो गया है, जिस स्ट्रेस की वजह से नॉर्मली ही पर्सन का ब्लड प्रेशर 130/90 रहने लगा था, बट दे अगेन चेंज द गाइडलाइंस और उसको 120/80 पे दोबारा से ले आए थे। तो इस तरह से गाइडलाइंस में चेंजेस चलती रहती हैं, और अगर आप गाइडलाइंस पे फोकस करेंगे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है लेस देन 120 एंड लेस देन 80, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं, दीज आर द जेएनसी गाइडलाइंस, जॉइंट नेशनल कमीशन गाइडलाइंस होती हैं, जो कि आपके हार्ट रिलेटेड जिसको कह सकते हैं या कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो भी आपकी गाइडलाइंस होती हैं वो यही इशू करती है, ठीक है। कब आपने पेशेंट को हाइपरटेंसिव कहना है, कब आपने उसको हाइपोटेंसिव कहना है, वो सारी गाइडलाइंस इनसे इशू होती है। क्या ट्रीटमेंट देना है, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन जीएनसी गाइडलाइंस, ठीक है। तो एज पर जीएनसी 7 गाइडलाइंस 120/80 mm of hg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। ओके। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी दिक्कत होती है जिसमें आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर उसके पास ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट improper oxygen and blood supply your heart become ischemic, ठीक है। इश्कीमिया का मतलब भी होता है आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ना मिल रहा हो। देन इट लीड टू द कंडीशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरस, जिसमें एक करेक्टरिस्टिक पेन होती है पेशेंट में। करेक्टरिस्टिक पेन का मतलब है जो लेफ्ट साइड होती है आपकी आर्म की, जो आपकी लेफ्ट साइड की बाजू होती है, वहां से पेन स्टार्ट होगा। इट विल रेडिएट टू योर शोल्डर, देन टू द नेक एंड देन टू द अपर जॉ, यानी पेन ऐसे रेडिएट होगी, बाजू से स्टार्ट होगी, आपके शोल्डर तक, आपके नेक से आपके अपर जॉ तक वो पेन रेडिएट होगी। सो दिस पेन, दिस करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेन इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो और ये होता क्यों है, क्योंकि आपके जो हार्ट है उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। सो दैट इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। अनदर डिजीज इज अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इसको एज अ साइनोनिम हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका अथीरोस्क्लेरोसिस होता है, यहाँ पर फैट की डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी आर्टरीज में, ठीक है। अब वो रीजन कोई टॉक्सिन भी हो सकता है जो आपके आर्टरीज को डैमेज कर रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा फैटी डाइट खा रहे हैं, बहुत कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खा रहे हो, तो कुछ टाइम बाद वो कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होगा। आपने सुना भी होगा हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। दैट इज क्वाइट कॉमन, आप लोगों ने सुना भी होगा कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल फैमिली में कभी भी। वो क्या है, आपके फैट जो है आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज का पैसेज बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। नैरो इन द सेंस वो बहुत छोटा पैसेज हो जाता है, जिसकी वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड उसमें ट्रांसफर करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाता। सो देयर इज द लो सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट। हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। एंड इफ सच कंडीशन परसिस्ट, अगर ऐसी कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक रहती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, इट कैन लीड टू MI, दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आल्सो नोन एज हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये एक तरह के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसमें साइन एंड सिम्टम बहुत पहले से आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट डाइट कंट्रोल नहीं कर रहा है या वो टॉक्सिन कंट्रोल नहीं कर रहा है, बिकॉज स्मोकिंग से भी अथीरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप एलिमिनेट नहीं करते हो अपने लाइफस्टाइल से, तो पर्सन विल हैव मैसिव हार्ट अटैक, ठीक है। अनदर डिजीज इज हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक का मतलब है ऑल ऑफ सडन आपकी कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी से आपके हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, एकदम कट ऑफ, पर्सन खत्म, हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर है,
आपका जो हार्ट है अभी वो वीक हो गया, ठीक है, वीक इन द सेंस जितना उसको काम करना चाहिए उससे कम जो है वो काम कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो टोटली खत्म हो चुका है या फिर वो एकदम से आप ये कह दो कि हाँ पेशेंट सरवाइव नहीं कर सकता। हार्ट फेलियर मतलब वो पार्ट जो है अपने नॉर्मल फंक्शन से कम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या वहां कोई ऑल्टरेशन आ गई उसके फंक्शन में। सो दे आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज जिसमें से आपने सीएडी बताया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, उस टाइम पे भी दिक्कत है, ठीक है। एक और डिजीज होता है, कॉमनली आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं ना हार्ट में छेद हो गया है, शायद सुना हो आप लोगों ने, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके चैम्बर होते हैं, हाँ होल होते हैं, हाँ वहां पर जो ये जो होल वाली चीज रहती है, ये क्या रहता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्स अ कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है। इसमें आपकी जो अयोटिक एरिया होता है, ठीक है, वहां पर आपके जो जिसको आप ये कह दो कि जो अपर चैम्बर होता है हार्ट का, आर्ट्रिया होता है जो, ठीक है, वहां पर आपके डिफेक्ट होता है, एक होल बना होता है जिसमें से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, डिपेंडिंग वो कितना बड़ा होल है, कितना उसका एरिया है, कितना उसमें से अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है, उसी के बेसिस पे उसकी सर्जरी होती है, जिसको आप आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जिसको आप कहते हैं ना हार्ट में होल हो जाना, दैट इज नोन एज आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर तो वो होल का साइज छोटा है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे पर्सन डेवलप करता है, एज बढ़ती चली जाती है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं विद द पैसेज ऑफ एज ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कई जगह ऐसा होता है अगर उसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा है या डैमेज ज्यादा है, तो दे विल ट्राई कि वो जो पार्ट है उसको सर्जरी के थ्रू क्लोज किया जाए, ठीक है। सो दे विल ट्राई टू गो फॉर द सर्जरी ताकि वो आपकी फर्दर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। दैट काइंड ऑफ डिजीज इज नोन एज आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें अरिथमिया जो आपने पढ़ा है, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट होता है। और अगर ये कंडीशन आपकी प्रसिस्ट करती है, प्रोलॉन्ग्ड रहती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, तो आपके हार्ट में बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक आपको यहाँ टर्म दिख रही होगी एन्यूरिज्म, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एन्यूरिज्म के केस में क्या रहता है, आपकी जो आर्टरीज होती है वो बल्ज आउट हो जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो इमेज है, आपको इमेज विजिबल है, ये आपको बल्ज आउट दिख रहा होगा, ठीक है, फूली हुई सी दिख रही होगी। ये जो बल्जिंग आउट है इसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। सो दिस बल्ज आउट इज नोन एज एन्यूरिज्म, ठीक है। फ्रेजाइल हो जाती है आर्टरीज बहुत ज्यादा, या आपकी ब्लड वेसल बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, ठीक है, दैट इज नोन एज एन्यूरिज्म। और ये अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट यू हैव टू स्टडी। ये सारा आपके बुक में दे रखा है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बट ट्राई टू रिमेम्बर अराउंड 10 to 12 डिजीज, ताकि अगर आपको पेपर में लिखने को भी आता है तो आपके पास मटेरियल हो उसको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उसको अटेम्प्ट ही ना कर पाए। यस मैम। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई टर्म ना समझ में आई हो? नो मैम। एन्यूरिज्म में ही नसें फटती है ना? हाँ जी, एन्यूरिज्म में ही नसें फटती है, एन्यूरिज्म में नस फटती है। हाँ, मतलब एन्यूरिज्म इज लाइक कि जब आपकी नॉर्मली आपका जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो काम ना कर रही हो तो ऑल्टरनेट पैटर्न ढूंढ लेता है बॉडी, एक ऑल्टरनेट आपकी आर्टरीज बन जाती हैं, या कह दो नॉर्मल आर्टरीज में भी क्या होता है, बैलूनिंग हो जाती है। ये जो आपको बबल सा दिखाई दिया था इसको हम बैलूनिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि इन पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई हो तो ये बर्स्ट भी कर जाती है। ऐसा नहीं कि हर टाइम बर्स्ट करती है, लेकिन इन पे प्रेशर अप्लाई हो तो ये बर्स्ट कर जाती है, ओके, ठीक है। मैम एक बार पेज नंबर बता दो। मैम
ये जो टॉपिक बुक से करवाया है यस मैम। ये आई थिंक 121 समथिंग पेज पे है। आप ऊपर सर्च करेंगे ना जहाँ पेजेस लिखा होता है 121, तो वहां से आपको मिल जाएगा। उसी में आपका मैम जो पूरा आपने चैप्टर है। असाइनमेंट हाँ जी मैम जो आपने असाइनमेंट्स दिए वो क्वेश्चंस के आंसर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं? हाँ जी हाँ जी 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। ओके मैम। और आपका सबमिशन टाइम जो है वो 29th कर दिया, बिकॉज दैट वाज अ वर्किंग डे, तो 29 ओके तक मैम। पूरा कर लेना। अच्छा, जो आप ओके मैम। लोगों के नोट्स लास्ट टाइम दिए हैं मैंने, उसमें कुछ ऐसा पार्ट जो छूट गया हो, कोई ऐसा पैरामीटर जो सिलेबस में हो, आपके पास नोट्स ना हो उसके? पूरे टॉपिक के नोट्स है ना अभी तक आपके पास? कुछ छूटा तो नहीं है? यस मैम। नो सारे नो नोट्स है मैम। मैम जो असाइनमेंट और जो क्वेश्चन बैंक मिला है वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का दिया है मैंने कि नहीं दिया, आपको प्रोवाइड किया है? इंटेग्रिटी का नहीं मिला है। मैम इंटेग्यूमेंट्री का नहीं है। नहीं मिला? चलिए एक साथ मैं शेयर कर दूंगी, आज या कल सुबह तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यस। अटेंडेंस डन, यू कैन लीव। मैम थैंक यू मैम। आशीष और अभिषेक की Thank you, लीव ma'am. लगा देना। आशीष और अभिषेक की, ठीक है। थैंक मैम यू मैम। अभिषेक आशीष की प्रेजेंट लगानी मैम, उसकी अभी जस्ट लीव हुई थी। मैम अच्छा, ठीक कशिश की भी मैम उसका नेटवर्क इश्यू है उसके घर साइड, तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। है। कशिश है और दूसरा क्या नाम बताया आपने? अभिषेक? यस मैम। मैम ठीक है। आदर्श भी वो डॉक्टर पे गया। ओके थैंक यू मैम। आदर्श तो सबसे पहले ज्वाइन हुआ था क्लास में। पता नहीं मैम कह रहा था डॉक्टर पे जाना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी अटेंडेंस।